हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू गबरू क्लासेस। और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी, चैप्टर नंबर 6 डीएवी के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर यार, टॉपिक पहले देख लेते हैं हम लोग क्या पढ़ना है इसमें। पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। पहले बात तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद वो अक्रेंस पढ़ेंगे, उसमें कहाँ से आता है, कैसे बनता है, फिजिकल स्टेट, अवेलेबिलिटी कैसी रहती है, ये सब के बारे में जानेंगे। फॉसिल फ्यूल समझेंगे क्या होता है, वुड पढ़ेंगे, वुड एज अ फ्यूल। कोल के बारे में जानेंगे, पेट्रोलियम के बारे में जानेंगे। दीज आर द फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। नेचुरल गैस, क्लीनर फ्यूल्स जो होते हैं, कुछ जो ऑप्शन है हमारे पास जो कि है एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन है, फ्रेंडली है, तो इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं यार। तो पहले हम लोगों ने पहले से ही जानता है कि एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। मीन्स किसी भी चीज का कैपेसिटी, किसी भी वर्क को करने का, उसे एनर्जी कहते हैं। और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी एनर्जी है वो बहुत सारे फॉर्म में होता है। लाइक यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट, साउंड, न्यूक्लियर एंड सो ऑन। ठीक है। और दी ये सभी जो जितनी भी एनर्जी है यार, ये सब क्या है, इंटर कन्वर्टिबल है। मीन्स एक दूसरे में चेंज होने लगता है। लेट्स से यहाँ पे देखो आप, जैसे यार यहाँ पे हीट, जैसे लेट्स से यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है यार, साउंड पे कन्वर्टिबल है। क्यों? जैसे हम स्पीकर चलाते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी स्पीकर यूज करता है, आउटपुट क्या होता है मेरा, साउंड एनर्जी होता है। उसी तरीके से यार केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जैसे यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बैटरी जो है वो केमिकल एनर्जी से चलता है, और उसके बाद क्या वो एनर्जी किसी लाइट एनर्जी में फॉर्म, एक तरह से कन्वर्ट हो रहा है ना। तो जितनी भी टाइप की एनर्जी है, मैकेनिकल, हीट, एक दूसरे में क्या है, इंटर कन्वर्टिबल है। मतलब वो कन्वर्ट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट और ये इसमें क्या एक बात है, ये एनर्जी जो है वो क्या होता है, कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। मीन्स सिर्फ ये फॉर्म अपना चेंज करते हैं, एक दूसरे फॉर्म में होते हैं, लेकिन कभी भी क्रिएट नहीं हो सकते और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते ये पूरे यूनिवर्स में। हाँ तो हाँ, इसे इस चैप्टर में यार बहुत सारे एक वर्ड है जो कि है रिसोर्स। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसोर्स इज अ सोर्स और सप्लाई फ्रॉम विच अ बेनिफिट इज प्रोड्यूस्ड एंड दैट हैज सम यूटिलिटी। मींस जो भी चीज है वो एक चीज है जिससे हम लोग कुछ बेनिफिट लेते हैं, है ना, जो कि किसी काम का होता है। लेट्स से कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, एक क्या है, एक फॉर्म ऑफ रिसोर्स है ना। एक लाइट हो गया, सनलाइट हो गया, ये सब क्या है, एक रिसोर्स है। वाटर हो गया, क्या है, रिसोर्स है। तो इस सब बारे में हम पूरे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो पहले हम सोर्सेस ऑफ एनर्जी जानते हैं कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी जितने भी हैं, जितने भी एनर्जी का जो स्रोत है, मतलब वो आता कहाँ से है, किस फॉर्म में आता है। इसका क्लासिफाई अगर करें, से हम बांटे बहुत सारे टाइप में, तो हमारे पास आता है कि तीन बेसिस से हम बांट सकते हैं। पहली बात तो अकरेंस के बेसिस पे, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, एंड अवेलेबिलिटी, सॉरी, अवेलेबिलिटी मीन्स वो कितना ज्यादा उपलब्ध रहता है कहीं भी, इसके बेसिस पे हम जानेंगे। अकरेंस पे अगर जहाँ पे बात करते हैं, तो अकरेंस मतलब क्या कि जहाँ वो कहाँ से आता है ना। वो कोई भी एनर्जी अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं या उससे देख रहे हैं, तो वो क्या होता है, कहाँ से आता है, अकरेंस उसका अकर कहाँ पे हुआ, मतलब वो कहाँ से, उसका स्रोत कहाँ पे है ना। तो ऑकरेंस के बेसिस पे यार नेचुरल रिसोर्सेज हैं और सिंथेटिक रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स जो नेचुरल के नेचर से आते हैं हमारे, जैसे सनलाइट हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वाटर एनर्जी हो गया, ये सब क्या है यार, नेचुरल रिसोर्सेज है। सिंथेटिक रिसोर्सेज मीन्स जो मैन मेड होते हैं, जैसे बैटरी का जो होता है, बैटरी जो सेल होता है हमारे पास, वो क्या है, एक सिंथेटिक रिसोर्स ऑफ एनर्जी है। उसी तरीके से अगर फिजिकल स्टेट के हिसाब से देखें, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यहाँ पे अकरेंस के हिसाब से देखें, अब फिजिकल स्टेट पे आते हैं। तो फिजिकल स्टेट में क्या है कि अब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। मीन्स कोई भी एनर्जी है वो तीन फॉर्म में हमारे पास मिलेगा, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड जैसे हो गया वुड हो गया, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में। लिक्विड में पेट्रोल हो गया, ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में। गैस एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, ये सब क्या है, गैस फॉर्म में। ओके, लास्ट है यार अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मीन्स वो अब कितना उपलब्ध होता है आपके पास, क्या किस तरीके से उपलब्ध होता है। जैसे यार पहला है रिन्यूएबल। मीन्स एक रिन्यूएबल हो सकता है, या रिन्यू जो होता है अपने आप रिन्यू होने जाएगा, या इनएग्जॉस्टेबल भी कहते हैं उसे, कि जो कभी खत्म नहीं होता है, अपने आप ही वो रिन्यू होते रहता है। लाइक विंड एनर्जी, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। सन एनर्जी होता है, जो लाइट एनर्जी है, ये कभी सन से हमेशा आता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। दिस काइंड ऑफ रिसोर्सेज और सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे कहते हैं, रिन्यूएबल कहते हैं इसे। ओके, एंड सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल। में जैसे लेट्स से कि हमारे पास कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो है वो खत्म होने वाले हैं। मतलब एक ना एक दिन ऐसा आएगा जहाँ पे वो पूरे अर्थ में मतलब खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज क्या है कि ये है एग्जॉस्टिबल, जो खत्म होने वाला है, नॉन रिन्यूएबल है। मतलब ये रिन्यू अपने आप नहीं हो सकता, वो अपने एक बार जो खत्म हो गया सो खत्म हो गया।
सो हमारे ये हम लोगों ने पढ़ा। अब आते हैं यार एक एक करके देखते हैं कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी में अब पढ़ेंगे कि यार अकरेंस के हिसाब से जो है नेचुरल रिसोर्स और सिंथेटिक रिसोर्स। तो इसे हम देखते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज आर दोज व्हिच आर मेड अवेलेबल टू अस बाय नेचर, मतलब नेचर के द्वारा आता है। और जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड जो हम लोगों ने पहले ही बात की, वाटर, हाइड्रो एनर्जी आर सम एग्जांपल ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ओके, ये सब देखो वाटर के हिसाब से हो गया, सन है, टाइडल एनर्जी है, ये सब क्या है? विंड एनर्जी है, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्स जो नेचर से आता है हमारे पास। ओके, एंड सिंथेटिक रिसोर्सेज, सिंथेटिक रिसोर्सेज आर दोज that use man material as source of energy. For example, chemical energy stored in the batteries. बैटरीज में जो सोर्स एनर्जी जो स्टोर्ड होते हैं वो सब केमिकल रिएक्शन के थ्रू बाहर आते हैं, तो वहाँ पे क्या है, जो लाइट जलता है वो सब क्या है? ये सब सिंथेटिक रिसोर्सेज है। तो हमारे पास ये दोनों खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है यार ये वाला, फिजिकल स्टेट वाला। फिजिकल स्टेट में मेनली क्या है कि जैसे जो फिजिकल स्टेट उसका है, सॉलिड है या लिक्विड है, गैस है, उस पर डिपेंडेंट है। सॉलिड जैसे फायरवुड हो गया, चारकोल हो गया, कोल हो गया, एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड फ्यूल्स। ओके, नेक्स्ट है लिक्विड है, लिक्विड जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल और डीजल, ये सर क्या, ये सब ऑल लिक्विड फ्यूल्स है। लिक्विड फ्यूल्स मतलब लिक्विड सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ से हम इसको अगर हीट अप चलाते हैं, इस यूज करते हैं तो हमारे पास एनर्जी निकलता है। दिस ऑल कार्ड, ये सब क्या है? लिक्विड, लिक्विड सोर्सेज में आते हैं। उसके लास्ट है गैस, पेट्रोलियम गैस जो हो गया, एलपीजी है, सीएनजी हो गया, ये सब क्या है? ये सब गैसेस फॉर्म में होता है। ओके, एंड लास्ट है अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो था, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, जो कि इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल भी कहते हैं। इसे हम देखते हैं कि अ रिन्यूएबल source of energy is a nature resource that can be replenished itself naturally over a short period of time, like wind, sun, biomass, hydropower are also called आर ऑल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मीन्स जो कि अपने आप ही अपने आप को रिन्यू कर ले, सो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे, लाइक जिस जो जो एग्जांपल में बात की, ये सब क्या है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, एंड दीज आर आल्सो कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, मीन जो कभी खत्म नहीं होता है ना। जैसे लाइक सोलर एनर्जी, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल हाइड्रो एनर्जी हो गया, जियोथर्मल। जियोथर्मल में क्या होता है कि अर्थ पे कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे पानी जो है अपने आप उबलने लगता है। जैसे पॉन्ड है, वहाँ पे पॉन्ड जो है उसका जो पानी है वो अपने आप ही उबलता रहता है। ऐसा काइंड का आप सोच के देखो, वहाँ से क्या होता है, हम लोग उसे यूज कर सकते हैं, जो कि एनर्जी के फॉर्म में हम लोग उसको यूज कर सकते हैं और करते भी हैं जहाँ पे ऐसा होता है। जैसे उसके बाद विंड एनर्जी हो गई, बायोमास एनर्जी, ये भी हम आगे पढ़ेंगे बायोमास क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया रिन्यूएबल। ओके, okay, non-renewable resources, non-energy resources which get used up and cannot be replaced, replenished in a short period of time and are called non-renewable sources of energy. Again, वही बात है, जो कि यार अपने आप को दोबारा रिन्यू नहीं कर सके या रिप्लेस ना कर सके, दोबारा एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया। खत्म हो गया मतलब ये एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और दोबारा वो नहीं आ सकता उसी फॉर्म में, है ना। तो वहाँ पे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वहाँ पे होता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, लाइक ये कभी एग्जॉस्टिबल इसलिए क्योंकि ये खत्म होने वाली बात है। ये अगर हम इसे यूज करते हैं तो खत्म हो जाएगा। जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गया, मतलब क्योंकि ऐसा क्या है, इसे ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अर्थ में एक लिमिटेड अमाउंट में है, कभी ना कभी से खत्म हो ही जाना है। लाइक पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, कोल हो गया, ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जैसे यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स है, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, नेचुरल गैस है, ये सब क्या है? ये सब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ओके, अब फॉसिल फ्यूल्स पे आते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स एक्चुअली होता क्या है? फॉसिल फ्यूल्स इसका इसलिए ऐसा नाम है क्योंकि बहुत सालों पहले, लाखों साल पहले क्या हुआ था कि जब अर्थ को आया था बहुत दूर का, मतलब एक ऐसा कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ, जितने भी ट्रीज थे, जितने भी प्लांट्स थे, एनिमल्स थे उस समय के, वो सब क्या हुआ, जमीन के अंदर चले गए और ऊपर वाला जो पार्ट है वो नींव हो गया, और उसके अंदर जो दबे रह गए, उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो अर्थ का एक्शन ऑफ हीट हुआ उसके ऊपर, जो प्रेशर उस पर लगा, उसकी वजह से क्या हुआ, वो एक फॉसिल फ्यूल्स के में बदल गए। फॉसिल फ्यूल्स में बदल गए तो वो एक्चुअली हम लोगों के सामने जो भी फॉर्म में है वो कोल के फॉर्म में है, ऑयल के फॉर्म में है, जो कि पेट्रोलियम है यहाँ पे, गैसोलीन, नेचुरल गैसेस, दीज आर मीन्स ये सब क्या हुआ, ये फॉसिल फ्यूल्स है, जो कि मतलब बाय द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर जो अर्थ के द्वारा मिला, उसके वजह से ये सब चीज जो है वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए, जिसे हम आज यूज कर रहे हैं बहुत, जो कि हमारे लोग आज यूज कर रहे हैं। Okay, so as at present, most of our needs are met through the non-renewable resources.
मेनली फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल। जो भी हम लोग आज की दुनिया में जितने भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम यूज कर रहे हैं वो मोस्टली जो है वो पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस या कोल, मतलब क्या है कि फॉसिल फ्यूल्स से ही हम लोग यूज करके इतना काम चला रहे हैं। ओके, अब आते हैं वुड एज ए फ्यूल। मीन्स फ्यूल को है जो वो वुड जो है वो फ्यूल की तरह से कैसे हम यूज कर सकते हैं। पहले मतलब फ्यूल जो हम लोगों ने आगे भी पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में भी। लेकिन जो फ्यूल जो क्या होता है, जो भी चीज अगर जलता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, उसे क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। ये मेनली जो डेफिनेशन है फ्यूल का। तो अब देखते हैं वुड को हम कैसे कंबशन एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। So the combustion of wood is currently the largest source of energy. Wood can be used for cooking, heating. It may be occasionally be used in steam engines and steam turbines. Wood का यूजेज जो है वो बहुत दिनों से चला आ रहा है ना। मोस्टली गांव वगैरह के इलाकों में क्या है, जो भी रूरल एरिया है वहाँ पे अभी भी वुड से खाना बनता है, कुकिंग होता है, हीटिंग होता है। और स्टीम इंजन जैसे है वो स्टीम टर्बाइन्स है, वो भी बहुत सालों से ये चलाया जा रहा है वुड की मदद से। अब तो यार बहुत सारा चेंजेस आ गए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पहले क्या होता था कि वुड से ही काम चलता था। अब क्या है कि कंबशन ऑफ वुड जो है वो प्रोड्यूसेस हीट विच कैन बी पुट टू अ वैरायटी ऑफ यूजेस। मीन जो एक्चुअली किसी चीज को जलाते हैं तो हीट से ही हमारा हीट एनर्जी पहले फॉर्म होता है, उससे हम किसी और चीज से किसी और एनर्जी में फॉर्म चेंज कर लेते हैं। जैसे मैकेनिकल एनर्जी हो गया या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया। जो बेसिक जो है वो हीट से ही स्टार्ट होता है ना। तो जैसे ही हीट प्रोड्यूस होता है उससे हम यूज करते हैं बहुत सारे तरीके से। और ये अदर गैसेस भी प्रोड्यूस करते हैं हीट के साथ, जो कि लिक्विड जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, जो कि अनडिजायरेबल है। बट ये कोई भी चीज जलता है तो यार CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो फॉर्मेशन करता भी है, जिससे जिससे पॉल्यूशन वगैरह भी होता है, ग्लोबल वार्मिंग है। तो इसका डाउन साइड भी है यार। जैसे यहाँ पे घर पे खाना बन रहा है ना, जो टरबाइन्स वगैरह जो चलते हैं वो इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जैसे यहाँ पे वुड है वो हीट देता है। अब ये मान लो पानी इसमें रखा हुआ है, इसमें स्टीम फॉर्मेशन हो रहा है। ये बहुत प्रेशर से यहाँ से हवा जो है इधर आएगा। ये जो प्रेशर से क्या हुआ, जो वाटर वेपर होंगे वो इधर इससे हिट करेगा, इससे हिट करेगा, तो यहाँ पे फैन लगा होता है। फैन जैसे ही लगता है यहाँ पे लगा होता है तो वो क्या होता है, जैसे ही हीट प्रेशर से वाटर वेपर वहां पे आता है तो वो फैन जो है वो नचने लगता है, बहुत ज्यादा तेज से नचने लगता है। जिससे क्या हो, यहाँ जो मेरा टरबाइन है वो नचने लगता है और मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन होता है। ये मेनली जो स्टीम टरबाइन्स होते हैं उस पे ये बेस्ड होता है, ठीक है। अब आते हैं कोल पे। यार कोल क्या होता है? ओके, कोल इज अ रेडली कंबस्टिबल ब्लैक रॉक और अ ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक। ये तो है एक सेडिमेंट्री रॉक एक सेडिमेंट्री रॉक के कैटेगरी में आता है। दूसरी बात ये ब्लैक होता है और वो कंबस्टिबल होता है, मतलब जलने लायक होता है। तीन चीज यहाँ पे है। और कोल इज वन ऑफ द फ्यूल दैट हैज बीन यूज्ड फॉर कुकिंग। However, it produces a lot of smoke and fall smelling gases, which causes air pollution. Means ये बहुत दिनों से हमारे पास बहुत सारे इलाकों में फूड बनाने के लिए भी उपयोग किया जा रहा है। लेकिन इसमें वो स्मोक जो है वो ज़्यादा निकलता है और वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। एयर पॉल्यूशन में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और पूरे दुनिया में क्या है, कोल जो है वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में यूज होता है। जैसे हम लोग हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कोल से ही प्रोड्यूस होता है। क्योंकि कोल एक बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी में आता है, जिसे हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, अच्छा, अब देखते हैं कि अकरेंस ऑफ कोल में से कोल ऐसे आता कहाँ है अर्थ में, ऐसा हो कहाँ किस जगह पे कोल का फॉर्मेशन हुआ उस बारे में जानते हैं। कोल जो है वो मेनली क्या है, फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। में थोड़ा डीप में सरफेस ऑफ द क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट में है, उसमें कोल जो है वहां पे पाए जाते हैं। और जो मेजर कोल माइन है जहाँ पे कोल जहाँ पे पाया जाता है वो जैसे झारखंड में इलाके में है, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे कुछ ऐसे इलाके हैं जैसे यहाँ पे जो बोकारो है, झना है, रायगंज हो गया, ये सब जगहों पे क्या है, हमारे पास कोल माइन है जहाँ पे हम लोग कोल माइनिंग करते हैं, उसे निकालते हैं और हम लोग बहुत सारे यूजेस में लेते हैं। ओके, एंड द लार्जेस्ट कोल माइंस आर एट बोकारो एंड झरिया, जो कि झारखंड में है, और रानीगंज वेस्ट बंगाल में। इससे क्वेश्चन भी आ सकते हैं यार, ये बहुत ही नोटेबल पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कोल। फॉर्मेशन कोल जो है फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है। तो कोल जो है वो फाउंड हुआ था किससे, प्लांट रिमेन्स गॉट ब्यूरिड अंडर द क्रस्ट। जैसे हम लोग ने फॉसिल फ्यूल के केस में देखा, वही फॉसिल फ्यूल, कोल एक फॉसिल फ्यूल ही है। तो वहां पे क्या हो, जो कि जितने भी प्लांट्स थे पहले वो जो कि जमीन के अंदर गर गए, वहीं पे रह गए, और बहुत सारे सालों बाद उसके हीट प्रेशर की वजह से वो एक क्या किस चेंज में, कोल में फॉर्मेशन, कोल में चेंज हो गया है ना। अब क्या हुआ,
The chemical and physical properties of this plant remains were changed and through geological action that led to the creation of this solid material. Means chemical physical properties के change हो गए due to the pressure and heat of in earth crust, उसकी वजह से जो है वो कोल में फॉर्मेशन हो गया. ओके, एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स मटेरियल इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन. मींस जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व थे उसे कार्बनाइजेशन कहते हैं. ओके, तो जैसे ही यार फॉर्मेशन होता है, तो जैसे हम लोगों ने बात किया कि झारखंड जैसी जगह पे बोकारो, झरिया, ये सब यहाँ पे क्या है यार, कोल माइंस बहुत ज्यादा है. वहाँ से हम वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल माइंस ऑफ इंडिया. ओके, और यहाँ पे कोल्स वगैरह हम लोग माइंस माइनिंग करते हैं, मीन्स उसे हम निकालते हैं, उसे यूज करते हैं. अब देखते हैं यार कोल कितने, बहुत सारे टाइप के कोल भी होते हैं क्या. तो जहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली में, जहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, जहाँ पे जिस तरीके का टेम्परेचर था, अलग अलग अर्थ कस्ट में अलग अलग टाइप के टेम्परेचर और प्रेशर है अभी भी. जैसे वेस्ट में ज़्यादा ठंड है, अभी यहाँ पे हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कम ठंड है, यहाँ पे गर्मी है. एक्चुअली यहाँ पे सभी तरह के वेदर्स होता है. तो एक्चुअली क्या है कि जहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन जिस हिसाब से मिले, उस हिसाब के वहाँ के कोल का फॉर्मेशन हुआ. एंड द टाइम पीरियड ऑफ विच फॉसिल रिमेन्स ब्यूरी अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कोल है फॉर्म. जैसे जितने टाइम के लिए जितने भी प्लांट के जो मटेरियल थे वो अंदर दबे रहे, उस तरीके का कोल का फॉर्मेशन हुआ. जैसा प्रेशर था, जैसा जितने अंदर वो थे, इस ये भी मैटर करता है. तो ये सब चीज देख के अलग अलग टाइप के जो कोल के फॉर्मेशन हुए. Okay, over a large period of time, the chemical physical property of this plant remains were changed through geological action. That again वही point है, तो इसमें ज़्यादा वो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल जो कि हमारे पास फॉर्मेशन हुआ. एक पीट हो गया, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट. इसको हम आगे एकदम डिटेल में पढ़ते हैं. ओके, तो यहाँ पे यार पीट में देखो यार, पीट क्या होता है. पीट इज अ सॉफ्ट ब्राउन सब्सटेंस दैट इज मेड ऑफ 30% कार्बन. मीन्स इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो 30% होता है, 30% होता है. अच्छा, ये बात जान लो यार, जिसमें ज्यादा कार्बन कंटेंट होगा वो ज्यादा ही एफिशिएंट होगा, ज्यादा एनर्जी फॉर्म करेगा, है ना. एनर्जी फॉर्म करने का मतलब कि हीट एनर्जी ज्यादा फॉर्मेशन होगा. और इट इज द इसमें क्या है, इट इज द अर्ली स्टेज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोल. मीन्स ये बहुत ज्यादा अर्ली स्टेज, मतलब ज्यादा टाइम के लिए अर्थ क्रस्ट में नहीं रहा, इसलिए इसका नाम ये पीट हुआ, और ये 30% कार्बन कंटेंट ही रखता है. नेक्स्ट है लिग्नाइट. लिग्नाइट हैज अ कार्बन कंटेंट ऑफ 38%, इसमें थोड़ा सा बड़ा. इट इज रिगार्डेड एज द लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोल. मीन्स ये कोल तो हमें मानते हैं, लेकिन ये एक लोएस्ट ग्रेड का होता है, मतलब उतना अच्छा ये एफिशिएंसी नहीं देता है, मीन्स इतना ज़्यादा हीट एनर्जी नहीं देता, बट इसे हम इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए यूज में लाते हैं. नेक्स्ट है बिटुमिनस. अगेन बिटुमिनस कोल हैज 65% ऑफ कार्बन. इसमें कार्बन कंटेंट 65% होता है. इट इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन एंड फॉर मेकिंग अनदर टाइप ऑफ फ्यूल कॉल्ड कोक. इसे हम कोक फॉर्मेशन के लिए भी यूज करते हैं. कोक भी पढ़ेंगे आगे क्या होता है. ओके, एंड लास्ट is anthracite. Anthracite has a hard cool and contains over 90% of carbon. मीन्स इसमें कार्बन कंटेंट 90% है, सबसे ज़्यादा होता है. इट इज रिगार्डेड द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कोल. मीन्स इसका इस क्वालिटी का सबसे बेस्ट कोल इसे ही माना गया है, और क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है. अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक्चुअली में होता क्या है. स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, बाय विच वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स लाइक कोक, कोल तार एंड कोल गैसेस. एक्चुअली जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मीन्स होता है कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को हम जब कोल को हीट करते हैं, जो कि हमारा माइनिंग से उपलब्ध करा गया है, जो कि माइनिंग से आता है, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन. जैसे यहाँ पे जो सेटअप होता है, वहाँ पे जो मेरा माइन किया हुआ जो कोल होता है वो वहाँ पे यहाँ पे रखते हैं. ओके, उसके बाद जो कोक, इसे हम जैसे ही हीट करते हैं ये कोक में बदल जाता है. कोक इज लाइक मीन्स कोल के बराबर होता है, बट इसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है. जो मेनली सेटअप होता है उसमें क्या होता है, जो इस यहाँ पे इस एरिया में कोल होता है जो कि मेरा माइनिंग से है, उसे जैसे हम हीट करते हैं वो कोक में बदल जाता है. कोक बदलने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बाय वेपर फॉर्म इसमें इस ट्यूब में आता है. यहाँ पे वाटर होता है, इसमें वाटर होता है, इसमें वाटर होता है. तो जैसे ही वाटर मिलता है ये ठंड हो जाता है, और यहाँ पे कोल टार का फॉर्मेशन करता है. और कुछ गैसेस जो नहीं हो पाते हैं, कुछ पार्ट जो नहीं हो पाते वो कोल गैस के रूप में यहाँ पे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे जो कि एक इनफ्लेमेबल गैस है. तो इससे हम लोग क्या निकलता है, कोक निकलता है, कोल तार निकलता है, कोल गैस निकलता है. ओके, नेक्स्ट है कोक. ओके,
कोक क्या होता है, इट इज अ हार्ड एंड, जैसे अलग अलग जितने भी हमारे पास जो रिजल्ट निकले, जितने भी प्रोडक्ट निकले उसके बारे में, सबके बारे में हम लोग पढ़ना है अभी, ठीक है। तो कोक के बारे में आते हैं, इट इज अ हार्ड एंड पोरस सब्सटेंस, इट्स मेन यूजेस आर गिवन बिलो। इसमें हार्ड और पोरस सब्सटेंस होता है। कोक की बात करें तो कोक इट इज अ हार्ड एंड पोरस सब्सटेंस, इट्स मेन यूजेस आर गिवन बिलो। ओके, ये हार्ड भी होता है और पोरस होता है, मीन्स इट हैज स्मॉल स्मॉल पोर्स जिसके आर पार मतलब मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस मीन्स पास आउट कर सकते हैं, ऐसा पोर्स होता है ये। उसमें क्या होता है, इट हैज डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल यूजेस इन स्टोव्स एंड फर्नेसेस। मीन्स ये स्टोव और फर्नेसेस में यूज होता है, जो कि बड़े बड़े जो फर्नेसेस आप देखते हो फैक्ट्री वगैरह में, वो सब क्या उसमें कोक का यूज होता है। और इट गिव्स लेस अमाउंट ऑफ स्मोक ड्यूरिंग द कंबशन में ये स्मोक ज़्यादा कम देता है, तो मतलब बेटर फ्यूल है। इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और इसमें मेटल का एक्सट्रैक्ट करने में भी यूज होता है। जैसे बहुत सारे मेटल में जब रिएक्शन करा के जो मेटल एक्सट्रैक्ट होता है, वहाँ पे कोक का बहुत ज़्यादा यूज होता है। इट कैन बी यूज टू मेक फ्यूल गैसेज ऑल्सो, CO प्लस H2 लाइक वाटर गैस। जिससे हम आगे पढ़ेंगे, इसमें अभी नहीं पढ़ना, लेकिन ये फ्यूल गैसेस भी फॉर्मेशन कर सकता है इसे यूज करके। अब आते हैं कोल टार। जैसे हमारा सेकंड प्रोडक्ट जो था वो कोल टार है। इट इज अ ब्लैक कलर्ड विस्कस लिक्विड, ओके, एंड इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक डाई। जो डाई होते हैं हमारे पास बालों में लगाते हैं, ड्रग्स जो कि मेडिसिन वगैरह हो गया, एक्सप्लोसिव जो भी मतलब बम वगैरह हो गया, परफ्यूम्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स एंड रूफिंग मटेरियल्स में जो छत वाले मटेरियल्स हो गए, ये सब कोल टार जो है इसका इसमें यूजेज होता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग को देखना है, ओके। एंड कोल जो मेनली जो है वो कोल का फॉर्मेशन जब होता है, सॉरी कोल का जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, तो तीन फॉर्म में तीन चीज हमारे पास निकला। सॉलिड में कोक हो गया, लिक्विड में कोल टार हो गया, और गैस में कोल गैस हो गया, ओके। एंड लास्ट इज कोल गैस। इट इज इनफ्लेमेबल गैस, मीन्स ज्वलनशील है, मतलब थोड़ा आग पकड़ लेता है तुरंत। इट इज यूज एज ए डोमेस्टिक फ्यूल, मतलब नॉर्मल यूजेस में हम लेते हैं। इंडस्ट्रियल फ्यूल भी यूज लेते हैं। डोमेस्टिक मतलब मीन जो हम लोग यूज कर सकें, इंडस्ट्रियल मीन जो फैक्ट्री वगैरह में यूज होता है, दोनों यूज में ही आता है। और यूजुअली ओनली फॉर दोज इंडस्ट्री विच आर लोकेटेड नियर कोल प्रोसेसिंग यूनिट्स। मतलब इसमें क्या, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल है, इसलिए ये प्रोसेसिंग यूनिट्स कोल के जहाँ पे होते हैं उसके आसपास जितने भी फैक्ट्री वगैरह वहाँ पे मेनली यूज किया जाता है। पेट्रोलियम पे पहली बात तो ये कि पेट्रोलियम और पेट्रोल दोनों अलग अलग चीज़ है, ओके। पेट्रोलियम इज समथिंग कॉल्ड क्रूड ऑयल, जो कि पूरा ब्लैक होता है। यहाँ पे देखो, ये डायरेक्ट जो है वो जो कि हम ज़मीन से निकालते हैं, जहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है, उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं, जो कि यहाँ क्रूड ऑयल कहते हैं, जो कि एक डार्क कलर होता है और विस्कस लिक्विड एंड फोल स्मेलिंग लिक्विड, मीन्स एक ऐसा इस कच्चा तेल जो होता है उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। एंड इट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, मीन्स फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी में आता है ये। अगेन क्यों, क्योंकि इसमें जो फॉर्मेशन हुआ है वो ज़मीन के अंदर हुआ है। It is found in rock formation in the earth. Its name is derived from the Latin word petra, meaning rock, and oleum means oil. Literally means it is a rock oil. ये जो इसका जो फॉर्म है, इसका जो नाम है पेट्रोलियम जो है, वो मोस्टली क्या होता है रॉक के बीच में पाया जाता है। रॉक के आसपास जैसे कुछ कुछ जो पोर्ट्स जो वहाँ जहाँ बचे होते हैं वहाँ पे पेट्रोल पाया जाता है। जहाँ के रॉक फॉर्मेशन जहाँ पे अर्थ में हुआ है वहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है। और पेट्रोलियम जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड पेट्रा से लिया, इसका मीनिंग रॉक होता है, और ओलियम से जिसका मीनिंग ऑयल होता है, इसका ओवरऑल मीनिंग रॉक ऑयल हो गया, है ना। अब है अक्रेंस ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम अगर ऐसा कहाँ पे होता है अर्थ क्रस्ट में, अगर देखें तो एक्चुअली वो कहाँ पे होगा। अक्रेंस ऑफ पेट्रोलियम, यार अक्रेंस ऑफ पेट्रोलियम मीन्स ये एक्चुअली पेट्रोलियम होता कहाँ है अर्थ क्रस्ट में। अगर डिग करें मतलब उसको खोदे तो आप कहाँ मिलेगा। तो अगर यहाँ पे देखो, ये मेरा अर्थ क्रस्ट हो गया, उसके नीचे है सेल वाला पार्ट, उसके नीचे है इम्परवियस रॉक, मीन्स जो कि एक इम्परमिएबल होता है, मीन्स इसके आसपास आर पार कोई नहीं, वाटर नहीं आ सकता, ऐसा इम्परमिएबल रॉक हो गया। उसके नीचे नेचुरल गैसेज होते हैं, उसके नीचे पेट्रोलियम होते हैं, ओके। पेट्रोलियम यहाँ पे होता है इसके मतलब, और उसके नीचे वाटर होता है। ये जो वाटर हम लोग जो निकालते हैं वो वहाँ पे वाटर, लेकिन मोस्ट सभी जगह पे पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है। जैसे जो प्लेन एरियाज़ है वहाँ पे पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है। ये स्पेसिफिक कुछ जगहों पे पेट्रोलियम के स्रोत हैं, वहाँ पे हम लोग पेट्रोल निकालते हैं। जैसे अरब के देश हो गए, वहाँ पे पेट्रोलियम ही, वहाँ पे वाटर होता ही नहीं, ओके। सो तो पेट्रोलियम इज फाउंड एट मॉडरेट डेप्थ ऑफ 500 मीटर टू 2000 मीटर बिटवीन 2 layers ऑफ इम्परवियस रॉक। अगेन ये रॉक, क्योंकि रॉक के बीच में पाया जाता है इसलिए इसका नाम यहाँ पे हम लोगों ने लिया था रॉक ऑयल, ओके। तो इसलिए यहाँ पे ये पाया जाता है। और ये 500 मीटर टू 2000 मीटर मीन्स
हाफ किलोमीटर टू 2 किलोमीटर के बीच के में इसका डेप्थ अंदर जाए तो वहाँ पे हमें मिलेगा। उसके बाद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर यूजुअली फाउंड मिक्स्ड विद सॉल्ट वाटर। मोस्टली क्या होता है, जो कि पेट्रोलियम होता है वो सॉल्ट वाटर के साथ मिक्स होता है और ऐसी स्थिति में हमें पाया जाता है, उसे हम बाद में प्यूरीफाई करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, और देखो अगर जब वहाँ पे सॉल्ट वाटर होता है, पेट्रोलियम क्योंकि लाइटर होता है सॉल्ट वाटर पे, इसलिए वो फ्लोट करता रहता है, वाटर के ऊपर फ्लोट करता रहता है। यहाँ पे अगर आप देखो, अगर हम बात करें नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस इज फाउंड अबव पेट्रोलियम के जस्ट ऊपर नेचुरल गैस होते हैं। इट इज ट्रैप्ड बिटवीन द रॉक कैप एंड द पेट्रोलियम, क्योंकि जो इम्परवियस रॉक है ये आर पार, इसके आर पार कुछ नहीं आ सकता, इसीलिए क्या होता है, जो भी मेरा नेचुरल गैस है वो इसके बीच में ट्रैप होता है, ये बाहर नहीं निकल पाता। और ये नेचुरल गैस जो हम लोग आगे भी से निकालेंगे और इसे यूज करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अब है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। जो पेट्रोलियम मेरे पास आया वो तो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, जो कि ब्लैक अभी देखे थे, उसे हम कैसे यूसेज में ला सकते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है। तो पेट्रोलियम इज पहली बात तो पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस मटेरियल विच आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर एंड आर यूज्ड इन डिफरेंट पर्पसेस। ओके, तो ये पेट्रोलियम जो है वो बहुत सारे मिक्सचर है एक तरह से, जो कि बहुत सारे मटेरियल से बना है। ओके, जैसे एक पूरा जो एक क्रूड ऑयल का होता है उसमें हम डीजल निकाल सकते हैं, उसमें से जेट फ्यूल्स निकाल सकते हैं, अदर प्रोडक्ट्स भी होते हैं, फिर ये रेसिजुअल एलपीजी, गैसोलीन, ये सब क्या होता है, ये सब प्रोडक्ट है। इससे पेट्रोलियम को अगर हम यहाँ पे इसको रिफाइन करें तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ऐसे इसका जो प्रोसेस होता है जिससे हम रिफाइन करते हैं, अलग अलग कंपोनेंट को हम निकालते हैं पेट्रोलियम का, तो उससे हम उस प्रोसेस को रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं। नेक्स्ट, ओके, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस। जो भी प्रोडक्ट हमारे पास निकले, ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसमें हम निकालते हैं अलग अलग, इसका जो बहुत पेचीदा सा प्रोसेस होता है, ये अभी हमने ये पढ़ना है हमें। तो अभी हम देखते हैं कि सब जो प्रोडक्ट निकला इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो डी टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका एनर्जी, मोस्टली जो एनर्जी रिसोर्स जो है हमारे पास, जैसे गाड़ी चलता है वो सब क्या है, व्हीकल चलता है, ये सब पेट्रोलियम पे बेस्ड है ना। ये सब नहीं रहेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो पेट्रोलियम हैज ऑफन बीन कॉल्ड लिक्विड गोल्ड, ये पूरा मतलब लिक्विड गोल्ड का टर्म इसे दिया गया है। मेन प्रोडक्ट ऑफन फ्रॉम द पेट्रोलियम आर, जैसे पहला है रेसिजुअल ऑयल। रेसिजुअल ऑयल जो है जिसमें से असफाल्ट आता है, जो कि हम रोड बनाते हैं। इट इज़ ब्लैक एंड स्टिकी सॉलिड, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स एंड कोटिंग द अंडर साइड ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स। ओके, यहाँ इलेक्ट्रिक साइड को मतलब पोल्स को अंदर से एक कोटिंग भी किया जाता है, जिसकी वजह से रस्टिंग नहीं होता है। ये सब बहुत सारे यूसेज होते हैं इसके। पैराफिन वैक्स, इट इज़ अ वाइट सेमी सॉलिड विच इज़ ऑफन यूज एज मेकिंग वैसलीन, ऑइंटमेंट्स एंड कैंडल्स। में वैसलीन बनाया जाता है, कैंडल्स बनाते हैं यहाँ पे, जैसे देख लो, ठीक है। उसके लुब्रिकेटिंग ऑयल, इट इज़ अ विस्कस लिक्विड अगेन एंड यूज्ड फॉर लुब्रिकेटिंग मशीन्स, मीन जो मोबिल जिसे हम कहते हैं, या लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है जो हम इंजन में डालते हैं, बाइक में डालते हैं, ट्रक में, इंजन में डाल सकते हैं। ये सब क्या होता है, ये सब हो गया मेरा वो। अब देखो हम रेसिजुअल ऑयल पढ़ लिया हम लोगों ने। अब आते हैं फ्यूल ऑयल, विच इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन बॉयलर्स। जो बॉयलर्स, बड़े बड़े बॉयलर्स जो होते हैं फैक्ट्री सब में, उस सब में हम फ्यूल ऑयल यूज़ करते हैं। ओके, ये सब अगर देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो होता है फ्यूल ऑयल यहाँ पे यूज होता है। डीजल जो नॉन, जैसे हमारे पास जितने भी ट्रक हो गए ये सब क्या है, डीजल पे चलते हैं। बसेस हो गए ये सब क्या है, डीजल पे चलते हैं। जनरेटर्स वगैरह जो हो गया ये सब डीजल पे चलता है। केरोसिन नॉर्मल यूसेज में अगेन, तो लैंटेन और जैसे लैम्प वगैरह हम लोग जलाते हैं, गाँव वगैरह में जगहों पे अभी भी है केरोसिन का यूज़ करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे लैंटर्न जो है वो डोमेस्टिक फ्यूल, एज ए डोमेस्टिक फ्यूल केरोसिन को यूज़ करते हैं। ओके, एंड पेट्रोल और गैसोलीन, इट इज़ मेनली यूज कार्स, स्कूटर्स, मोटर बाइक, इस सब में क्या है, पेट्रोल यूज़ करते हैं। इट हैज़ अदर यूज लाइक ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स, मीन्स क्लीनिंग, जब ड्राई क्लीनिंग होता है क्लोथ्स वहाँ पे पेट्रोल का भी यूज़ होता है। एंड एरोप्लेन का जो यूज़ होता है, एरोप्लेन्स के जो भी फ्यूल होते हैं वो हाईली रिफाइंड पेट्रोल होता है, जो कि एक थोड़ा सा अलग होता है, बट अगेन वो भी पेट्रोल ही होता है, और वो एरोप्लेन में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एरोप्लेन का फिलिंग हो रहा है। ओके, पेट्रोल गैस। अब लास्ट है पेट्रोल गैस, जो कि एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे जो कि घर में हम लोग यूज़ करते हैं। सिलेंडर जो आता है हमारे घर पे, जो रसोई घर में खाना बनता है इससे। ओके, ये सब हो गया। लास्ट टॉपिक इज नेचुरल गैस। ओके, अब नेचुरल गैस पे आता है। नेचुरल गैस इज अनदर फॉसिल फ्यूल, अगेन इट इज अ फॉसिल फ्यूल, जो कि हमने वहाँ पे देखे थे, यहाँ पे जो कि नेचुरल गैस था,
जो कि यहाँ पे पाया जाता है। और नेचुरल गैस व्हेन कंप्रेस्ड एंड स्टोर्ड अंडर प्रेशर इज कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मीन्स कंप्रेस करके, यही नेचुरल गैस को अगर कंप्रेस करके रखे इसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, जो कि सीएनजी की गाड़ी वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं। और यहाँ भारत में गोदावरी कृष्णा बेसिन और मुंबई हाई एंड त्रिपुरा में ये सब इसके पाए गए नेचुरल गैसेस के पॉकेट्स, जहाँ से हम लोग निकालते हैं सीएनजी। ओके, जो नेचुरल गैस की बात की जाए, इट बर्न्स रेडली एंड हैज़ अ हाई कैलोरिफिक वैल्यू। हाई कैलोरिफिक वैल्यू मतलब कि ये बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है जब भी वो जलता है। और इसे जो है होम्स और इंडस्ट्री में यूज़ करना बहुत आसान है, जैसे कार वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं और भी बहुत सारे जगहों पे यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज बेटर एंड ग्रीनर ऑटोमोबाइल फ्यूल एंड एज अ बेस इंग्रेडिएंट्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। इसका यूज जो है फर्टिलाइजर केमिकल के यूसेज बनाने में भी किया जाता है। और साथ में ऑटोमोबाइल मीन्स जो मेरा बसेस हो गए, जैसे यहाँ पे सीएनजी से चलने वाले बस हो गया, फिर से ये वाला मेरा कार हो गया, ये सब क्या है नेचुरल गैस से ही बनते हैं, नेचुरल गैस से ही चलते हैं। सीएनजी का को हीट करके मतलब बर्न करके हम इसे यूज करते हैं और गाड़ी भगाते हैं। ओके, अब क्लीनर फ्यूल्स आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। कि जैसे हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, इकोनॉमी हमारा डेवलप हो रहा है रैपिडली, जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम लोग ज़्यादा कंज्यूम करने लग रहे हैं रिसोर्सेज को, एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करने लग रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है तो मांग भी ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जो कि ये बहुत ज़्यादा, इससे क्या हो रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में है, एक दिन ख़त्म हो जाना है, तो इसलिए हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो यूज नहीं ठीक से कर पाएगा, है ना, अगर हम अभी भी ख़त्म कर दें। और इसकी वजह से पॉल्यूशन भी होता है। तो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि पूरी इन्वायरमेंट पे स्ट्रेन पड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कर रहे हैं और डिफरेंट नेचुरल रिसोर्स को हमेशा यूज कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंट में बहुत बुरा असर पड़ रहा है। पॉल्यूशन, सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज़्यादा इंडस्ट्री हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, सॉइल इरोजन जो कि मतलब वाटर वगैरह को हम क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो सॉइल इरोजन भी हो रहा है, मतलब मिट्टी कट के जा रहा है नदी में, है ना। अर्बनाइजेशन जो कि हम शहरीकरण मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड का क्वालिटी घट जाता है। ये सब क्या है कि वो वर्सनिंग द सिचुएशन मीन्स इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज अ मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। इसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है फॉसिल फ्यूल्स के जलने से, जो कि जैसे कोल हो गया, जैसे पेट्रोल हो गया। ऑफकोर्स वी नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। इसका यार लेकिन ये सब प्रॉब्लम है तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो यार एक सॉल्यूशन यह है कि हम जितना ज़्यादा हो सके वो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करने वाले जितनी मशीन्स हैं, लाइक अभी ऐसे हम लोग बहुत सारे न्यूज़ वगैरह में आता रहता है कि हम लोग पानी से जनरेटर चला रहे हैं, है ना, ऐसा भी बहुत सारे न्यूज़ में आया है। तो ऐसे रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ऐसी जितनी भी इन्वेंशन है ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया जाए जिससे रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स को यूज किया जाए, उससे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। लेट्स से कि यहाँ पे देखो ये जो हम लोग जैसे सोलर प्लेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये भी अच्छा एक इन्वेंशन है। फिर से विंड एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, इससे क्या होगा जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के वो बचे रहेंगे, हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी काम आएगा। क्योंकि एक अगर वो सब खत्म हो गए तो एक बार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, एक अगर वो खत्म हो गया तो यार बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। Okay, India is blessed with an abundance of sunlight, biomass, water fuels like PNG, CNG, LPG, CNG, and biomass which are cleaner and better fuels. अगर इंडिया की बात की जाए तो यार क्योंकि यहाँ पे सनलाइट भरपूर मात्रा में है, बायोमास पहले देख लेते हैं यार, बायोमास एक्चुअली होता क्या है। बायोमास एक्चुअली वो होता है जैसे एग्रीकल्चर के जितने भी वेस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर जैसे हम क्रॉप काट लेते हैं तो मेरा रेसिड्यू जो बच जाता है, फिर से सीवेज का जो कचरा होता है, फिर से म्यूनिसिपली का जो रेडी का जो जितना सॉलिड वेस्ट होता है, एनिमल रेसिड्यू होता है, इंडस्ट्रियल रेसिड्यू हो गया, फिर फॉरेस्ट वाले हो गए, ये सभी क्या होता है, इस सभी को हम एक तरह लेते हैं और इसको एक तरह से डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज में सराहते हैं, और जिससे जो गैस का जो फॉर्मेशन होता है वहाँ पे, जो कि एक मोस्टली मीथेन गैस होता है, तो उससे क्या होता है वो उसके हम यूज करके और एक तरह से एलपीजी में जो गैस होता है एक तरह से वही गैस फॉर्मेशन वहाँ पे होता है, जिससे हम यूज करके घर का काम कर सकते हैं, जो कि खाना बनाना, ये सब क्या कर सकते हैं, बायोमास का यूज कर सकते हैं। और क्योंकि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, तो इस हीट एनर्जी को यूज कर सकते करके हम हर चीज़ हर तरह का काम कर सकते हैं, है ना।
जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है वो कन्वर्टेबल होता है, एक दूसरे में चेंज हो सकता है। अच्छा, अब बात करें कि मैक्सिमाइज द यूसेज। अच्छा, ये एक और है कि मैक्सिमाइज द यूसेज ऑफ सीएनजी गैस, क्योंकि सीएनजी गैस जो क्लीनर होता है, फ्यूल है, और यह पॉल्यूटेंट्स जो है बहुत कम मात्रा में छोड़ता है एनवायरनमेंट में। इट प्रोड्यूसेस एज पार्टिकल्स आफ्टर, अच्छा इसमें इट डजंट प्रोड्यूसेस, सॉरी, इट डजंट प्रोड्यूसेस एनी ओके, एंड इनकरेज यूज ऑफ टाइडल एनर्जी, जो थर्मल एनर्जी, हाइडल एनर्जी एंड विंड एनर्जी। मीन्स जो कि टाइडल एनर्जी जैसे हो गए, ये सब क्या है, जो है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होते हैं। लाइक मेनली जो टाइडल एनर्जी क्या होता है, जैसे यहाँ पे समुद्र में जो लहरें उठती हैं, मोस्टली क्या होते हैं, ऊपर नीचे, अप डाउन, तो इसको हम यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें हम इस तरह का सेटअप होता है, तो इससे हम इसे जो फैन है वो चलने लगता है, उससे वहाँ उस पानी को हम यूज करके क्या होता है, हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। हीट से हम किसी भी फॉर्म में एनर्जी को डाल सकते हैं, इसे हम यूज कर सकते हैं आराम से, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। एंड द लास्ट इज, और ये सभी एफर्ट्स जो है वो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करेंगे, हमारे जो पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है वो भी कम करने में मदद करेंगे, और साथ में फॉसिल फ्यूल्स का जो अवेलेबिलिटी है वो और लॉन्गर अवेलेबल रहेगा, हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी अवेलेबल रहेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये एक डेफिनेट टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो इसी के साथ इस चैप्टर ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यार सजेशन प्लीज़ कमेंट डाउन करो कि कैसा आपको लगा इस वीडियो, और डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सब्सक्राइब, बी शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।